हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? होप सो आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि हम लोग कैलकुलस का सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं और ये है कैलकुलस का लेक्चर नंबर 5। यानी कि बच्चों 4 लेक्चर हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो चारों लेक्चर मिस कर दिया है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे उन चारों लेक्चर्स के लिंक मिल जाएंगे और आप वहां से उसको क्या कर सकते हो, देख सकते हो। आज के लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं। लेकिन उससे पहले मैं 2 मिनट आपको बता दूं कि पीछे के सारे लेक्चर्स में हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया है। तो बच्चों, पीछे के लेक्चर्स में हमने ये पढ़ लिया है कि अगर कोई फंक्शन दिया हुआ है तो उस फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू किसी पॉइंट के लिए कब एग्जिस्ट करता है और कब नहीं करता है। फिर उसके बाद हमने ये पढ़ा है कि किसी एक पॉइंट पे अगर वो कोई फंक्शन दिया हुआ है तो वो कब कंटिन्यूअस होगा और कब नहीं होगा। यानी कि हमने पढ़ रखा है कंटिन्यूटी फॉर अ पॉइंट। उसके ऊपर बेस्ड हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए हैं। तो इस लेक्चर में बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं कंटिन्यूटी इन इंटरवल। यानी कि अगर कोई फंक्शन दिया हुआ है तो वो फंक्शन किसी भी इंटरवल में कंटिन्यूअस है कि नहीं है। आज हम लोग ये सीखेंगे कि कैसे हम लोग जानते हैं कि कोई फंक्शन किसी इंटरवल में कंटिन्यूअस है कि नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो हमारा जो पहला टॉपिक है बच्चों वो ये है कंटिन्यूटी इन ओपन इंटरवल। कंटिन्यूटी इन ओपन इंटरवल a, b। ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है कि जो इंटरवल होता है, आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा कि इंटरवल जो होता है वो 4 प्रकार का होता है। क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, ओपन क्लोज इंटरवल और क्लोज ओपन इंटरवल। ठीक है ना। तो यहां पे हम लोग पढ़ेंगे किसके लिए, कंटिन्यूटी इन इंटरवल। और कौन सा इंटरवल, ओपन इंटरवल a, b। जैसे कि आपको पता है बच्चों कि ओपन इंटरवल a, b को हम लोग कुछ इस तरह से भी डिनोट करते हैं। कैसे? या तो आप उसको स्मॉल ब्रेसेस से डिनोट कर लो, या फिर जो बड़ा पोस्ट होता है, जो बिग ब्रेसेस होता है, उसका मुंह दोनों तरफ खोल दो। ठीक है। तो उस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इसको डिनोट करते हैं। अब आइए देखते हैं कि अगर कोई फंक्शन दिया हुआ है तो वो ओपन इंटरवल a, b में कब कंटिन्यूअस होता है। तो अ फंक्शन fx, ऐसे लिख लो, अ फंक्शन fx is said to be continuous in open interval a, b if and only if fx be continuous for all points lies in ओपन इंटरवल a, b। ध्यान से सुनना कि अगर कोई फंक्शन दिया हुआ है बच्चों तो वो फंक्शन fx जो है वो कंटिन्यूअस कहा जाता है ओपन इंटरवल a, b में। ओपन इंटरवल a, b में फंक्शन कंटिन्यूअस तभी कहा जाएगा जब वो फंक्शन कंटिन्यूअस हो। किसके लिए कंटिन्यूअस हो? ओपन इंटरवल में जितने भी पॉइंट्स लाइज कर रहे हैं, ओपन इंटरवल में जितने भी पॉइंट्स लाइज कर रहे हैं उन सभी पॉइंट्स के लिए अगर फंक्शन कंटिन्यूअस होता है तो वो फंक्शन जो होता है वो ओपन इंटरवल a, b के लिए भी क्या हो जाता है, कंटिन्यूअस हो जाता है। ठीक है। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, हम लोग ये एग्जांपल से इसको क्लियर करते हैं। जैसे मान लो बच्चों यहां पे दिया हुआ है so that fx is equals to 2x plus 3 is continuous in open interval 1,5। मान लो कि हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ है fx is equals to 2x plus 3 और इस फंक्शन को मुझे दिखाना है कि ये जो फंक्शन है ओपन इंटरवल 1,5 में क्या है, कंटिन्यूअस है। तो बच्चों अभी यहां पे मैंने आपको बताया कि कोई भी फंक्शन ओपन इंटरवल 1,5 या ओपन इंटरवल a, b में कंटिन्यूअस तभी होता है जब वो फंक्शन इनके बीच जितने भी पॉइंट्स होंगे उन सभी पॉइंट्स पे क्या हो, कंटिन्यूअस हो।
तो मेरे प्यारे बच्चों, आपके दिमाग में ये जरूर आ रहा होगा कि 1 और 5 के बीच तो इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे, है ना। 1 और 5 के बीच तो इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे, तो क्या उन सभी पॉइंट्स के लिए मुझे कंटिन्यूअस दिखाना होगा? आखिर हम लोग कितने पॉइंट्स के लिए कंटिन्यूअस दिखाएंगे? जैसे अगर मैं पूछूंगी भाई बताओ कि 1 और 5 के बीच कितने नंबर्स हैं, तो हम लोग जानते हैं कि दो नंबर्स के बीच इनफाइनाइट रियल नंबर्स होते हैं। दो नंबर्स के बीच इनफाइनाइट रियल नंबर्स होते हैं, तो 1 और 5 के बीच इनफाइनाइट रियल नंबर्स होंगे, इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे। और ये जो फंक्शन है वो ओपन इंटरवल 1,5 में कंटिन्यूअस तभी कहा जाएगा जब वो 1 और 5 के बीच जितने पॉइंट्स हैं उन सभी पॉइंट्स के लिए कंटिन्यूअस हो। तो यहां पे बच्चों प्रश्न ये होता है कि क्या इनफाइनाइट पॉइंट्स के लिए मुझे कंटिन्यूटी चेक करना पड़ेगा? नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे? इसके लिए बच्चों हम लोग सिंपल सा एक मेथड अप्लाई करते हैं। हम लोग यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट ले लेंगे, सी जो है एक आर्बिट्रेरी पॉइंट है। आप सी ले लो, ए ले लो, कुछ भी ले सकते हो। तो सी एक आर्बिट्रेरी पॉइंट है जो कि बिलोंग करता है ओपन इंटरवल 1,5 में। यानी कि हमने यहाँ पे एक आर्बिट्रेरी पॉइंट लिया है सी जो कि 1,5 में क्या करता है, बिलोंग करता है। अब हम लोग ये दिखाएंगे कि ये जो फंक्शन दिया हुआ है, ये फंक्शन 2x + 3 जो है वो सी के लिए क्या है, कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो चलो अब हमारे पास एक पॉइंट होगा। तो बच्चों पिछले क्लासेस में आपने पढ़ा है कि किसी भी पॉइंट के लिए हम लोग कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं। सबसे पहले आपने सी पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना पड़ेगा, फिर सी पर राइट हैंड लिमिट निकालना पड़ेगा, एंड फिर सी के ऊपर द वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालना पड़ेगा। तो आओ देखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। अब मेरे प्यारे बच्चों बताओ कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट आप सी पे निकाल रहे हो तो एक सी इक्वल टू क्या लेना पड़ेगा, सी माइनस एच लेना पड़ेगा। ठीक है जी। अब चलो कैसे डिनोट करते हो लेफ्ट हैंड लिमिट को, लिमिट h टेंड्स टू 0 इफ c माइनस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इसका क्या हो जाएगा बच्चों, लिमिट h टेंड्स टू 0 इफ c माइनस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। चूंकि अब यहाँ पे हमारे पास कोई दूसरा चॉइस तो है नहीं, ऐसा तो नहीं है कि c में से h को माइनस कर रहे हैं तो c से छोटा होगा तो कौन सा कंडीशन, c से बड़ा होगा तो कौन सा कंडीशन। हमारे पास सिर्फ एक ही चॉइस है, fx का एक ही वैल्यू है 2x + 3। तो यहाँ पे मैंने fx का वैल्यू 2x + 3 में लाके यहाँ पे रख रहा हूँ, और x की जगह पे मैंने क्या रखना है, c माइनस h एंड प्लस 3। अब चूंकि h 0 पे टेंड कर रहे हैं और जब आप h की जगह पे 0 रखोगे तो ये क्या आ जाएगा बच्चों, 2c + 3। ठीक है, तो हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट मिल गया 2c + 3। अब अगर हम लोग यहाँ पे राइट हैंड लिमिट लेते हैं तो राइट हैंड लिमिट के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, x = c + h लेना पड़ेगा, है ना। x = c + h लेना पड़ेगा। जिस पॉइंट पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना होता है उसमें h को माइनस करते हैं, और जिस पॉइंट पे राइट हैंड लिमिट निकालना होता है उसमें h को प्लस करते हैं, ये आप ऑलरेडी जानते हो। अब यहाँ पे राइट हैंड लिमिट को हम लोग डिनोट कैसे करते हैं बच्चों, लिमिट h टेंड्स टू 0 इफ c + h। ठीक है, और if c + h इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब यहाँ पे कोई कंडीशन तो है नहीं, हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, सिर्फ एक ही हमारे पास चॉइस है fx का, और वो है 2x + 3। तो मैंने यहाँ पे 2 और x की जगह पे c + h रख देना है एंड प्लस 3। तो यहाँ पे h 0 पे टेंड कर रहा है, तो h की जगह पे जब 0 रखोगे तो ये क्या मिल जाएगा, 2c + 3। अब देखो तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल आ गया। तो अब यहाँ पे हम लोग किसका मान निकालेंगे, किसका वैल्यू निकालेंगे, द वैल्यू ऑफ द फंक्शन। चलो तो द वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालते हैं भाई, द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x = c। तो मेरे बच्चों यहाँ पे आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, तो fx का वैल्यू जो है 2x + 3 दे रखा है, x की जगह पे आपने c पुट करना है, 2c + 3 दे दिया। अब आप देखो ध्यान से कि मेरा लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन तीनों आपस में क्या आ गया, इक्वल आ गया। तो इसका मतलब हम लोग कहेंगे कि सो फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन ओपन इंटरवल 1,5। ठीक है, तो आपने यहाँ पे देखा कि अगर ओपन इंटरवल 1,5 में मुझे प्रूफ करना है किसी फंक्शन को कंटिन्यूअस, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हम 1 और 5 के बीच जितने पॉइंट्स होंगे सभी पॉइंट्स के लिए इसको दिखाएंगे कि ये कंटिन्यूअस है। हम लोग कोई भी एक आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लेंगे c, ठीक है, या फिर a, जो भी आप लेना चाहोगे, और उसके लिए हम लोग दिखाएंगे कि ये जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है ना। तो अगर ये फंक्शन कंटिन्यूअस होता है इसका मतलब ये ओपन इंटरवल 1,5 में क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। आई बात समझ में। चलो अब आइए हम लोग देखते हैं कि ये तो हो गया ओपन इंटरवल के लिए कंटिन्यूटी।
अब आइए हम लोग देखते हैं कि कोई भी फंक्शन जो है वो क्लोज इंटरवल के लिए कब कंटिन्यूस होता है। बट बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट। तो आइए देखते हैं बच्चों कि अब अगर कोई फंक्शन दिया है तो वो क्लोज इंटरवल के लिए कब कंटिन्यूस होता है। ठीक है, यानी कि हमारा जो टॉपिक है वो है कंटिन्यूटी इन क्लोज इंटरवल, कंटिन्यूटी इन क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी। ठीक है, क्लोज इंटरवल को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं ये तो सबको पता ही होगा। ठीक है, क्लोज इंटरवल को हम लोग बिग ब्रेसेस से डिनोट करते हैं। ठीक है ना, तो बिग ब्रेसेस के अंदर अगर 2 नंबर लिखा हुआ है इसको अपन पढ़ेंगे क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी। तो कंटिन्यूटी इन क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी, यानी कि कोई भी फंक्शन दिया है तो वो क्लोज इंटरवल के लिए कंटिन्यूस कब होता है। आइए देखते हैं अ फंक्शन fx is said to be a function fx is said to be continuous in closed interval a comma b, in closed interval a comma b if and only if। यानी कि बच्चों अगर कोई फंक्शन दिया है क्लोज इंटरवल a कॉमा b में, अगर मुझे चेक करना है कि वो फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं है तो उसके लिए कुछ कंडीशंस होते हैं। ठीक है, अगर वो कंडीशन को फुलफिल करता है तो वो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा उस क्लोज इंटरवल a कॉमा b में। वो कौन कौन से कंडीशंस होते हैं? तो पहला कंडीशन होता है बच्चों, पहला कंडीशन होता है fx should be continuous in open interval a कॉमा b। ठीक है जी, तो जो पहला कंडीशन होता है वो तो यही होता है कि fx को ओपन इंटरवल a कॉमा b में कंटिन्यूअस होना चाहिए। ठीक है ना, यानी कि क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस होने के लिए किसी भी फंक्शन को सबसे पहले उसको ओपन इंटरवल a कॉमा b में कंटिन्यूअस होना चाहिए। और ओपन इंटरवल a कॉमा b में कंटिन्यूअस होने के लिए क्या कंडीशन है इसके जस्ट पहले हमने पढ़ा है। सेकंड थिंग क्या है बच्चों? सेकंड क्या है? सेकंड कंडीशन है fx should be continuous from right। fx should be continuous from right। what is means that fx should be continuous from right? यानी कि कोई भी फंक्शन है वो राइट साइड से कंटिन्यूअस है, इसका क्या मतलब है? तो राइट साइड से कंटिन्यूअस होने का मतलब ये बच्चों कि लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx, यानी कि उसका जो राइट हैंड लिमिट है, राइट हैंड लिमिट को और भी एक तरीका था दर्शाने का, h टेंड्स टू 0 f a प्लस h, ये जो है f a के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, अब आप सोचोगे कि a कहां से आ गया, तो जो क्लोज इंटरवल दिया रहेगा उसका जो फर्स्ट कंपोनेंट है ना वो a है, तो ये जो a पे है उसको क्या होना चाहिए? राइट साइड से क्या होना चाहिए? कंटिन्यूअस होना चाहिए। दैट मींस उसका जो राइट हैंड लिमिट होना चाहिए वो f a के इक्वल होना चाहिए, है ना। अगर मैं बात करूं नंबर थर्ड की तो ये होगा fx should be continuous from left। fx should be continuous from left। what is means that fx should be continuous from left? इसका मतलब ये होगा बच्चों कि जो fx है वो b पर लेफ्ट साइड से कंटिन्यूअस होना चाहिए, है ना। इसको दर्शाने का एक और तरीका है लेफ्ट हैंड लिमिट को कैसे, भाई पता है ना सबको? पता ही है, f b इक्वल होना चाहिए, है ना। तब जाकर अगर कोई फंक्शन ये तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है तो हम लोग बोलेंगे कि वो जो फंक्शन है वो क्लोज इंटरवल a कॉमा b में क्या है? कंटिन्यूअस है। अदरवाइज तीनों में से अगर कोई भी एक कंडीशन ऐसा होता है जिसमें कि तीनों में से कोई भी कंडीशन को अगर फुलफिल नहीं करता है फंक्शन, तो इसका मतलब ये होगा कि वो जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस नहीं है इन क्लोज इंटरवल a कॉमा b। अब बात ये है ना कि आप कभी कंफ्यूज कर जाते हो कि a पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है या a पर राइट हैंड लिमिट निकालना है, b पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है या b पर राइट हैंड लिमिट निकालना है। तो इसके लिए एक छोटा सा टूल याद रखो आप लोग,
जैसे मान लो कि अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई बताओ कि क्लोज इंटरवल a कॉमा b का क्या मतलब हुआ, तो बच्चों क्लोज इंटरवल a कॉमा b का मतलब ये हुआ कि अगर x है तो x का वैल्यू a से बड़ा होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए और b से छोटा होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए, यानी कि x इज ग्रेटर देन और इज इक्वल टू a लेस देन और इज इक्वल टू। ठीक है, तो अब मुझे बताओ कि आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हो तो क्या आना चाहिए, x का वैल्यू छोटा आना चाहिए, तो छोटा किससे होगा, x जो है वो छोटा b से होगा, यानी b के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। x जो है वो a से बड़ा है यानी a के लिए राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि अगर कोई भी फंक्शन दिया हुआ है तो वो फंक्शन क्लोज इंटरवल a कॉमा b में कब कंटीन्यूअस होता है, कौन कौन से कंडीशंस को फुलफिल करना चाहिए। ठीक है ना, आइए अब इस पर एक दो क्वेश्चंस देखते हैं, बट बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट। तो आइए देखते हैं बच्चों कि हमारा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b सो दैट द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू, यानी कि f(x) कोई फंक्शन दिया हुआ है और ये फंक्शन जो है वो क्लोज इंटरवल 0 to π के लिए क्या है, कंटीन्यूअस है। ठीक है, मुझे a और b का वैल्यू फाइंड आउट करना है, जबकि ये जो दिया गया फंक्शन है वो क्लोज इंटरवल 0 to π के लिए क्या है, कंटीन्यूअस है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, आप देख सकते हो कि ये क्वेश्चन जो है वो IIT 1989 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आओ इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। एक बात सॉल्व करने से पहले मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले यहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट नहीं दिया हुआ है कि ये फंक्शन किस पॉइंट के लिए कंटीन्यूअस है। यहाँ पे एक इंटरवल दे रखा है कि ये फंक्शन इंटरवल में कंटीन्यूअस है ना। तो अब हम लोग ये ढूंढने की कोशिश करते हैं कि ये फंक्शन किस पॉइंट पर ब्रेक हो रहा है, यानी कि ये फंक्शन जो है, फंक्शन का जो वैल्यू है वो कहां कहां चेंज हो रहा है। तो ध्यान से देखो, अगर फंक्शन का वैल्यू π/4 से छोटा है तो फंक्शन का वैल्यू पहला वाला, और फंक्शन का वैल्यू π/4 से बड़ा है, मतलब x का वैल्यू अगर π/4 से बड़ा है तो फंक्शन का वैल्यू सेकंड वाला, यानी कि x इज इक्वल टू π/2 के लिए, सॉरी π/4 के लिए ये फंक्शन कंटीन्यूअस है। देखो ध्यान से समझो कि कोई भी पॉइंट होता है, अगर उस पॉइंट के लिए कंटिन्यूटी दिखाना होता है अपने को और कंडीशन वाला क्वेश्चन होता है तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि वो उससे छोटा के लिए दिया कि नहीं दिया है कंडीशन, उससे बड़ा के लिए कंडीशन दिया कि नहीं दिया है, और उसके इक्वल वैल्यू के लिए कंडीशन दिया हुआ नहीं दिया है। तो जरा सा देखो, 0 से बड़ा के लिए कंडीशन दिया हुआ है लेकिन 0 से छोटा के लिए कंडीशन नहीं दिया हुआ है, इसलिए 0 हम लोग छोड़ देंगे। π/4 से छोटा के लिए भी कंडीशन दिया हुआ है, π/4 से बड़ा के लिए भी कंडीशन दिया हुआ है, π/4 के इक्वल के लिए भी कंडीशन दिया हुआ है, तो π/4 लेना पड़ेगा। फिर π/2 से छोटा के लिए कंडीशन दिया हुआ है, π/2 के बराबर के लिए कंडीशन दिया हुआ है, और π/4 से बड़ा के लिए भी कंडीशन दिया हुआ है। तो यानी कि हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हमको 2 पॉइंट मिला, π/4 और π/2 के लिए ये जो फंक्शन है वो कंटीन्यूअस है, देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। चलो, तो सबसे पहले हम लोग π/4 लेके चलते हैं, एट x इज इक्वल टू π/4। अब ध्यान से देखो, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा आपका, लिमिट x टेंड्स टू π/4 माइनस f(x). ठीक है, ये लेफ्ट हैंड लिमिट को डिनोट करने का तरीका होता है बच्चों, क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू π/4, और π/4 माइनस का मतलब क्या हुआ, π/4 माइनस का मतलब हुआ कि x का जो वैल्यू है वो π/4 से छोटा है, तो जब x का वैल्यू π/4 से छोटा होगा तो पहला वाला कंडीशन होगा, यानी x प्लस a स्क्वायर रूट 2 sin x। अब यहाँ पे मैंने क्या करना है कि x की जगह पे π/4 लगा पुट कर दो, तो क्या आ जाएगा बताओ, ये तो हो जाएगा π/4 एंड प्लस a स्क्वायर रूट 2 sin x की जगह पे आप π/4 रखोगे तो sin π/4 का वैल्यू 1 बाय स्क्वायर रूट 2, और स्क्वायर रूट 2 से स्क्वायर रूट 2 कैंसिल हो जाएगा तो 1 आ जाएगा, यानी 1 में a का मल्टीप्लाई हुआ, ये आ गया a। ठीक है, तो हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट मिल गया। अब अगर हम लोग राइट हैंड लिमिट की वैल्यू करते हैं बच्चों, तो राइट हैंड लिमिट क्या मिलेगा, जल्दी से देखो, राइट हैंड लिमिट मुझे मिल जाएगा लिमिट x टेंड्स टू π/4 प्लस, क्योंकि हम लोग π/4 पे पहले हम लोग चेक कर रहे हैं, तो π/4 का लेफ्ट हैंड लिमिट π/4 माइनस, और π/4 के लिए राइट हैंड लिमिट π/4 प्लस, तो π/4 प्लस क्या हो जाएगा, यानी कि π/4 से ज्यादा है ना, तो π/4 से ज्यादा अगर है x का वैल्यू तो क्या लोगे, कौन सा कंडीशन लोगे, देखो अगर x का वैल्यू π/4 से बड़ा हो जाता है सेकंड कंडीशन लेना पड़ेगा, यानी कि 2x cot x प्लस b, है ना। अब सिंपल वे में मैंने क्या करना है, यहाँ पे x की जगह पे π/4 लाके पुट कर देना है। जब π/4 रखोगे तो ये 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स में, दैट मींस यहाँ पे आ जाएगा बच्चों π/2, और cot x की जगह पे जब π/4 रखोगे तो cot π/4 का मतलब 45 डिग्री, और cot 45 का वैल्यू कितना होता है 1 में जब आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे इतना ही आ जाएगा राइट हैंड साइड। ठीक है, ये हमारा मिल गया राइट हैंड। अब अगर हम लोग द वैल्यू ऑफ
निकालते हैं एट पाई बाई 4, तो जैसे देखो कि अगर हम लोग पाई बाई 4 की इक्वल वैल्यू लेते हैं तो जब x का वैल्यू इक्वल हो जाएगा पाई बाई 4 के, तो सेकंड कंडीशन। और चूंकि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया है कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट में, या लेफ्ट हैंड लिमिट और द वैल्यू ऑफ द फंक्शन में, या राइट हैंड लिमिट और द वैल्यू ऑफ द फंक्शन में, किसी भी दो कंडीशन में अगर कोई फलन का मान, कोई फंक्शन का मान अगर एक ही आता है तो हम लोग क्या करते हैं कि दोनों में से कोई एक ही निकालते हैं। जैसे कि यहाँ पे राइट हैंड लिमिट और द वैल्यू ऑफ द फंक्शन दोनों के लिए कंडीशन एक ही होगा, तो हमने राइट हैंड लिमिट इवैल्यूएट कर लिया है, तो अब द वैल्यू ऑफ द फंक्शन इवैल्यूएट करने की जरूरत नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या आ जाएगा बच्चों, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, क्योंकि पाई बाई 4 पे ये फंक्शन कंटीन्यूअस रहा होगा तो इसका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होगा। तो यहाँ पे कर दो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, और जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल हो गया तो क्या हो जाएगा बताओ जल्दी से, पाई बाई 4 प्लस a इज इक्वल टू पाई बाई 2 प्लस b। ठीक है, अब यहाँ से मैंने प्लस b को इधर लेकर आया हूँ, तो ये आ जाएगा a माइनस b इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4, यानी कि यहाँ से आ जाएगा a माइनस b इज इक्वल टू क्या, पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 का आ जाएगा बच्चों पाई बाई 4 आ जाएगा। तो ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब आइए अब हम लोग देखते हैं पाई बाई 2 के लिए। ठीक है ना, तो पाई बाई 2 के लिए क्या हो जाएगा भाई, अब पाई बाई 2 के लिए जब हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे, देखो ध्यान से, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 माइनस fx, तो पाई बाई 2 माइनस का मतलब पाई बाई 2 से छोटा, तो बच्चों जब x का वैल्यू आप पाई बाई 2 से छोटा लोगे तो सेकंड कंडीशन हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 और ये हो जाएगा 2x cot x प्लस b। अब यहाँ पे मैंने क्या करना है भाई, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि x की जगह पे पाई बाई 2 रख देंगे, तो जब x की जगह पे पाई बाई 2 रखोगे, जब x की जगह पे पाई बाई 2 रखेंगे तो लिमिट लिखने की जरूरत नहीं है, पाई बाई 2 रखोगे तो 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे बचा जाएगा पाई, एंड x की जगह पे जब पाई बाई 2 रखोगे तो cot पाई बाई 2 का वैल्यू बताओ जल्दी से, cot पाई बाई 2 का वैल्यू होता है 0। ठीक है ना, देखो ना यहाँ पे cot पाई बाई 2 का मतलब कि cos 90 अपॉन sin 90 है ना, cos 90 अपॉन sin 90, cos 90 का वैल्यू क्या 0 और sin 90 का वैल्यू 1, 0 अपॉन 1 क्या आ गया 0 आ गया, एंड प्लस b। तो बच्चों यहाँ पे ये तो आ जाएगा 0, तो ये आ जाएगा b। ठीक है जी, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट जो है पाई बाई 2 के लिए मुझे मिल गया b। अब आइए हम लोग राइट हैंड लिमिट इवैल्यूएट करते हैं पाई बाई 2 के लिए, तो राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा बच्चों, राइट हैंड लिमिट जब हम लोग इवैल्यूएट करेंगे पाई बाई 2 के लिए तो लिखना पड़ेगा लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 प्लस fx। अब बताओ जरा सर कि जब पाई बाई 2 प्लस लिए तो जो वैल्यू है x का वैल्यू जो है वो पाई बाई 2 से बड़ा लेना पड़ेगा ना, तो पाई बाई 2 से बड़ा कौन सा वैल्यू होगा, x का वैल्यू जब पाई बाई 2 से बड़ा होगा तो ये मेरा थर्ड कंडीशन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा a cos 2x माइनस b sin x। अब x की जगह पे आपने पाई बाई 2 लगा देना है, तो a cos पाई माइनस b sin पाई बाई 2। cos पाई का वैल्यू क्या होता है बच्चों, आप यहाँ पे निकाल लो, cos पाई को हम लोग लिख सकते हैं cos पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2, यहाँ पे आ जाएगा क्या माइनस sin पाई बाई 2 और sin पाई बाई 2 का वैल्यू 1, ये आ जाएगा माइनस 1, तो cos पाई का वैल्यू हो गया माइनस 1, दैट मींस ये मिल गया माइनस है, एंड sin पाई बाई 2 का वैल्यू 1, ये मिल गया माइनस 3। ठीक है, अब जरा सा देखो कि चूंकि पाई बाई 2 के लिए भी फंक्शन क्या है कंटीन्यूअस है, पाई बाई 2 के लिए भी फंक्शन कंटीन्यूअस है। अब यहाँ पे अगर द वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालते हो एट x इज इक्वल टू पाई बाई 2, तो मुझे बताओ कि जब x का वैल्यू पाई बाई 2 के इक्वल हो जाएगा, जब x का वैल्यू पाई बाई 2 के इक्वल हुआ तो सेकंड कंडीशन लेना है, और बच्चों सेकंड कंडीशन हमने यहाँ पे यूज कर लिया है, लेफ्ट हैंड लिमिट में मैंने सेकंड कंडीशन ले लिया है, इसलिए दोनों में से कोई एक ही निकालो, हमने निकाल लिया पहले से, तो अब द वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट को इक्वल कर लेते हैं, तो हमारा यहाँ पे एक और रिलेशन मिल जाएगा, क्या मिलेगा b इज इक्वल टू माइनस a माइनस b, है ना, तो इसको इधर लेके चले आओ आप, तो ये मिल जाएगा आपका 2b इज इक्वल टू माइनस a। ठीक है, ये एक और आपका इक्वेशन मिल गया, इक्वेशन नंबर 2। अब मुझे क्या करना है, a और b का वैल्यू चाहिए, तो हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये रहा और इक्वेशन नंबर 2 ये रहा। ठीक है, इन दोनों को मैंने करना है सॉल्व और आपको मिल जाएगा a और b का वैल्यू। तो चलो जल्दी से सॉल्व करो भाई, इक्वेशन सॉल्व करने सबको आता है। यहाँ पे मैं a का वैल्यू लाके रख रहा हूँ, तो ध्यान से देखो a माइनस b इज इक्वल टू पाई बाई 4 है, a का मैंने वैल्यू लाके रख दिया माइनस 2b, माइनस b इज इक्वल टू पाई बाई 4, तो ये माइनस 3b इज इक्वल टू पाई बाई 4,
सो दैट्स व्हाई b इज इक्वल टू पाई अपॉन, है ना, -3 को क्रॉस करो -12, यानी आप इसको लिख सकते हो -पाई/12। ठीक है, ये हो गया। अब सुनो, अब b का वैल्यू अगर आप लाके यहां पे रख दो तो a का वैल्यू भी मिल जाएगा मुझे, यानी कि फ्रॉम सेकेंड, है ना, a इज इक्वल टू क्या है -2b है, तो b का वैल्यू लगा रखो a इज इक्वल टू -2 और b का जो वैल्यू है मेरा क्या है -5/12 है, -5/12। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा 6 टाइम्स में, और ये माइनस और ये माइनस हो गया प्लस, यानी ये π/6। ठीक है, तो a का वैल्यू π/6 और b का वैल्यू -5/12। ये हो गया आपका क्या रिक्वायर्ड आंसर। तो आई होप बच्चों आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे मैंने इसको किया है। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप क्या करना कि जो प्ले स्पीड है उसको थोड़ा सा आप कम करके देखोगे, शायद मैंने कुछ ज्यादा स्पीड में बोल दिया है तो उसको आप थोड़ा सा कम करके देखोगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर को सीखना ही, नेक्स्ट मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में। और अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे क्या, लिस्ट ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन, यानी कि कौन कौन सा फंक्शन किस पॉइंट के लिए कंटिन्यूअस होता है, वो सारा चीज हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए और क्या, थैंक यू वेरी मच।